चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल उपलब्धि परीक्षण पढ़ा था और उपलब्धि परीक्षण में हमारे जो अंतिम टॉपिक था, अगर हम उसको देखें तो हमने 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसमें अगर हम स्वरूप को जानें कि उपलब्धि परीक्षण का स्वरूप, तो उपलब्धि परीक्षण का स्वरूप, पहला स्वरूप जो था, पहले बालक की उपलब्धि परीक्षण की जाती है। और दूसरा हमने देखा था कि बालक का निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और हमारा तीसरा था उपचारात्मक। जैसा कि आपको पता है, ये जो टॉपिक है इसे हमारे पाठ्य पुस्तक में अलग से डाल रखा है, इसलिए कल इस विषय के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा नहीं की थी। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उपचारात्मक शिक्षण केवल समस्यात्मक बालकों को ही दिया जाता है। उपचारात्मक शब्द से अभिप्राय हो रहा है, जैसे कि पहले मैं अपनी हेडिंग डाल लूँ, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, जैसे कि आपको पता चल रहा है, उपचार से तात्पर्य है इलाज। देखिए, इलाज किसका होता है? इलाज उसी का होगा जो बीमार होगा। और अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी अनावश्यक इलाज देंगे तो हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाए और वो अधिक बीमार हो जाए। इसलिए इलाज उन्हीं का किया जाता है जो बीमार हो। इसी प्रकार अगर इस कड़ी को हम शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ें तो इलाज या उपचार उन्हीं बालक का किया जाएगा जिन्हें शिक्षण संबंधी समस्या है। अगर हम उपचारात्मक शिक्षण से देखें तो इसमें एक नैदानिक शिक्षण, नैदानिक परीक्षण द्वारा बालक की कमी को दूर करने के लिए उपचार की तरह विशेष शिक्षण कराया जाता है। भाषा शिक्षण में छात्र की भाषा संबंधी अशुद्धियों का निराकरण करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण से संबंधित सभी अशुद्धियों के उपचार के लिए सही और प्रभावशाली विधियों के निर्माण एवं उपयोग का उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। देखिए, पहली बात तो उपचारात्मक शिक्षण किसे दिया जाएगा? समस्यात्मक बालक को। समस्यात्मक बालक किस प्रकार का हो सकता है? हो सकता है उसे बोलने में अशुद्धियाँ हो, तो बोलने में अशुद्धि होगी तो उसे अशुद्धि निराकरण का उपचार दिया जाएगा, यानी कि जैसी बीमारी है उस अनुसार टैबलेट दी जाएगी। तो बालक को अगर अशुद्धि यानी बोलने में अशुद्धियाँ हैं तो अशुद्धि का निराकरण किया जाएगा। अगर उसे समझ से में परेशानी है तो बालक को उस प्रकार का परीक्षण दिया जाएगा, यानी कि जैसी बीमारी है उस तरह का परीक्षण दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो उपचार परीक्षण है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यह कक्षा के अधिकांश छात्र एक विशेष प्रकरण में कमजोर हो तो ये कक्षागत सामूहिक शिक्षण दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है एक कक्षा के अंदर, जैसे कि हम आधारशिला लेते हैं, 50 बालक हैं। अब इन 50 बालकों का अगर हम देखें कि 50 में से 35 ने अधिगम कर लिया, माना कि गणित विषय हम पढ़ा रहे हैं या हम अपना हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, 35 बालकों ने हिंदी व्याकरण को समझ लिया, जबकि 15 बालक अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम 15 बालकों के लिए ही उपचार करेंगे, क्योंकि हमारी जो उपचारात्मक है वह केवल समस्यात्मक बालकों के लिए ही है जो अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अब इन 15 बालकों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं जो कहूँगी वो कहूँगी। देखिए, ये 15 के 15 बालक व्याकरण विषय से इन्हें समझने में समस्या है, यानी कि ये व्याकरण विषय में कमज़ोर है 15 बालक। तो इन 15 बालकों को एक साथ अध्ययन कराया जाएगा व्याकरण का। तो ये 15 बालकों को एक ही कक्षा के अंदर, यानी कि एक ही कक्षा में अध्ययन कराया जाएगा। तो क्या कहलाएगा? सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। जबकि अगर हम देखें कि केवल इन 15 में से ये 15 बालक हैं, इन्हें किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है,
हो सकता है मैंने किसी अध्यापक ने कोई पाठ पढ़ाया, 35 बालकों के समझ में आया और 15 के नहीं आया। इन 15 में से भी किस किस को क्या कौन कौन सा विषय प्रकरण समझ में नहीं आया। हो सकता है किसी को गद्य के में परेशानी है, किसी को पद्य में परेशानी है, और कोई एक बालक है जिसे जो आज पढ़ाया गया जो आज विषय वस्तु पढ़ाई है, माना कि किसी अध्यापक ने संधि पढ़ाई और बालक को, केवल एक ही बालक को संधि समझ में नहीं आई, तो उसके लिए जो कक्ष में अध्ययन कराया जाएगा, यानी कि एक विशेष बालक के लिए, एक विशेष बालक के लिए जो अध्ययन होगा वह अध्ययन कौन सा होगा? व्यक्तिक। पता चल गया। एक ही कक्षा में अगर 15 बालकों को अध्ययन दिया जा रहा है तो वह हो गया सामूहिक, और एक कक्षा में केवल एक बालक को अध्ययन कराया जा रहा है, क्या उसकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है, तो वह हो गया व्यक्तिक शिक्षण या व्यक्तिक परीक्षण, यानी कि व्यक्तिक उपचारात्मक शिक्षण हो गया। देखिए ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगर हम देखें तो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, हमारा पहला उद्देश्य है भाषा की अध्ययन क्रिया में सुधार। जैसा कि मैंने पहला उदाहरण ही यही दिया था कि मुख्य रूप से बालकों को बोलने में ही सबसे पहले समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए भाषा की अध्ययन क्रिया में सुधार करना होगा। दूसरा है कि पिछड़े बालकों की इसमें पहचान हो जाती है। देखिए तीसरा हमारा होगा पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में, इसे पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में उपयोग किया जाता है। इससे भाषा को रुचिप्रद करने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि रुचिप्रद करने हेतु मूल्यांकन में सुधार। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं या वीडियो को दोबारा देखिए और इन सब को लिख लीजिएगा। अब हमारा पांचवा है उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण 2 प्रकार के निर्धारण में सहयोग किया जाता है, यानी कि जो उपलब्धि परीक्षण के पदों में प्रकार निर्धारण में सहयोग किया जाता है। जैसे कि माना कि हमने उपलब्धि परीक्षण, जो कि हमारा पहला परीक्षण होता है, हम सभी बालकों को कक्षा के अंदर उपलब्धि परीक्षण कराते हैं बालकों की उपलब्धि की जांच के लिए। उसके बाद उसके जो परीक्षण के पद के प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने 3 प्रकार बताए थे आपको, या अन्य भी अगर हम देखें तो बालक की जो जिन में बालकों को रुकावट आ रही है उनका हम निर्धारण कर लेते हैं, उनके निर्धारण में सहयोग हमें प्राप्ति हो जाती है। यानी कि हम लिखेंगे छठा अगर हम देखें तो होगा अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के बीच में उपस्थित अवरोध तत्वों को ढूंढकर उपचार करना, यानी कि अधिगम अवरोधों को ढूंढना और उपचार करना। ये हो गए हमारे उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है भाषा की अध्ययन क्रिया में सुधार करेंगे, पिछड़े बालकों की पहचान हो सकती है इससे, पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, रुचिप्रद करने हेतु मूल्यांकन में सुधार लाया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार का निर्धारण में सहायक है, अधिगम अवरोधक को ढूंढा जाता है और उपचार किया जाता है। अगर हम देखें तो बालक को उपचार करने के पहले हमने देखा कि उससे पहले निदान किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक के बाद
बालक का उपचार किस प्रकार किया जाएगा, इसके मुख्य 5 माने गए हैं, 5 प्रकरण माने गए हैं। पहला होगा, सर्वप्रथम छात्र की भाषागत शिक्षण में आने वाली कठिनाई को जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे कि हमारा था कि बालक को भाषा के अंदर समस्या आ रही, तो भाषा की कठिनाई की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा हमारा होगा, बालक की कमी एवं बालक कहाँ पर त्रुटि कर रहा है, इस बात की जानकारी, यानी कि कमी या त्रुटि की जानकारी। देखिए, हम हर जगह पर भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भाषा शिक्षण पढ़ा रहे हैं। कठिनाइयों की प्रकृति को जानने के बाद यह जान लेंगे कि बालक शिक्षण प्रक्रिया में जटिलता कहाँ महसूस कर रहा है। यानी कि हमने ये तो जान लिया कि यहाँ बालक को ये कमियाँ हैं, पर ये कमियाँ, इसका क्षेत्र हम जानेंगे, कमियों का क्षेत्र। कमियों का क्षेत्र जानने के बाद बालक को उसका निदान किया जाएगा, यानी कि कारण पता करने के बाद विचार किया जाएगा कि कि जो उपचार है वह किस प्रकार दिया, यानी कि उपचार की प्रक्रिया को हम देखेंगे। उसके बाद उपचार देने के पश्चात प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि बालक को भविष्य में भी इस प्रकार की समस्या न आए, यानी कि भविष्य में सुधार को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसके हमने देखा कि इसके अगर प्रयोग में लेंगे, यानी कि इसके स्तर जो है वो स्तर किस प्रकार होगा। सबसे पहले भाषाई कठिनाई की जानकारी लेंगे, फिर बालक को होने वाली जहाँ कमी है या जहाँ त्रुटि बालक को आ रही है उसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त होने के बाद बालक के उस क्षेत्र को इंगित किया जाएगा कि बालक को यह कठिनाई आई है यहाँ पर, और ये कठिनाई किस क्षेत्र पे आएगी, इसका निवारण करेंगे। उसके बाद हम उपचार की प्रक्रिया का पता लगाएंगे, यानी कि उपचार किस प्रकार बालक को दिया जाए, और आगे भी भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि बालक को किस प्रकार इसी तरीके से पढ़ाएं कि बालक को समस्या ना हो। अब हम उपचारात्मक शिक्षण के लाभ पढ़ेंगे। लाभ, क्या लाभ है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि अध्यापक को अपनी त्रुटि का ज्ञान हो जाता है, यानी कि अध्यापक ने हो सकता है जल्दी से पढ़ा दिया, बालक को समझ में नहीं आया, त्रुटि का ज्ञान। दूसरा हम देखें, कठिनाइयों व अशुद्धियों का ज्ञान। हो सकता है अध्यापक अधिक कठिन प्रश्नावली पढ़ा रहा हो, या हो सकता है कि एक अध्यापक ने कुछ अशुद्ध पढ़ा दिया हो जो बालक को उसमें विचलितता आ रही हो ज्ञान को ग्रहण करने में, क्योंकि हो सकता है बालक का पूर्व ज्ञान सुदृढ़ हो। तो हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि अध्यापक की त्रुटि का ज्ञान इससे पता चल जाएगा, कठिनाइयों का एवं अशुद्धियों का ज्ञान को पता चल जाएगा। तीसरा हम देखें तो उपचारात्मक शिक्षण से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। तीसरा हमारा होगा, उपचारात्मक शिक्षण से श्रेष्ठ समाज का निर्माण। क्योंकि प्रत्येक बालक की अगर कमियों का हमें पता चल जाए, उनकी अधिगम में जो कठिनाई आ रही है उनका पता चल जाए, तो एक अध्यापक उनका निवारण करता हुआ चला जाएगा और विद्यालय के समस्त बालक एक श्रेष्ठ बालक बन के निकलेंगे, क्योंकि वह सब एक समान होंगे, सभी को समान ज्ञान आता है, उनमें द्वेष भावना नहीं होगी। छात्र को समायोजित होने से बच जाएगा, जैसे कि मैंने बदला कि सभी बालकों का ज्ञान होगा तो वह एक समाज में श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और कुसमायोजन से बच जाएंगे। कुसमायोजित होने से बच जाएंगे। बालक में कुंठित नहीं आएगी, और जब बालक में कुंठा नहीं आएगी तो हो सकता है अगर कोई बालक कुंठित है तो हो सकता है वो कुछ अपराध कर दे, जिससे कि किसी का गुस्सा में किसी का सर फोड़ दे या अन्य बालकों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अगर बालक को सब आएगा तो बालक खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उसका विद्यालय के अंदर उसका मन लगेगा, अन्य बालकों के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार होगा, जिससे कि एक अच्छे श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। पांचवा अगर हम देखें तो इसमें सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह किसमें है, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में सहायक।
देखिए इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारी ये सब लाभ हो गए। अब हम जानेंगे कि समस्या है क्या, एक बालक को समस्या आती क्या है और किस प्रकार निवारण किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो निदानात्मक होता है जांच करना और उपचारात्मक होता है समाधान। देखिए हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे अब, निदानात्मक और उपचारात्मक। उपचारात्मक से आप भली भांति आपको पता है, परिचित हैं आप कि निदान का अर्थ होता है जांच करना। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई बीमारी है तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, जांच, उसके बाद उसका उपचार होगा। उपचार होगा यानी कि उसका समाधान करना। उपचारात्मक का मतलब क्या हो गया, समाधान करना। शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने का उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण एक प्रक्रिया के दो ही पहलू हैं। ये विधियाँ किस प्रकार हो सकती है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियाँ हैं, यह 3 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि निरीक्षण द्वारा, संचित अभिलेख द्वारा, ये हम पूर्व कक्षाओं में इनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, या तो बालक की परीक्षा लेके हम अध्ययन कर सकते हैं। संचित अभिलेख द्वारा कैसे किया जाएगा, पूर्व कक्षा में व्यवहार एवं पढ़ाई के स्तरों की जांच हम कर सकते हैं। निरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा, निरीक्षण 2 प्रकार से किया जाएगा, एक तो विद्यालय में और एक घर के अंदर, बालक के घर में। परीक्षा 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो मौखिक, एक लिखित। अब हम जानेंगे कि समस्या है क्या और अध्यापक किस रूप से उनका उपचार करेगा। हमारी पहली समस्या है, एक बालक है जो कि मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि बालक है। इसको मंदबुद्धि बालक को स्मरण में समस्या है, यानी कि इसका जो निदान हुआ, जो हमने इसकी जांच करी, जांच में आया कि स्मरण व प्रतिभा शक्ति का अभाव। यह क्या हो गया, निदान हो गया। यानी कि जांच में हमें पता आया कि स्मरण एवं प्रतिभा शक्ति का अभाव है। अब हम इसको क्या उपचार देंगे, इसको दल शिक्षण द्वारा शिक्षण दिया जाएगा। दूसरा उपचार क्या दिया जाएगा, इसे सहानुभूति से इसको शिक्षण दिया जाएगा। देखिए सहानुभूति का यह तात्पर्य नहीं कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही हम बार बार यह याद दिलाएं कि वह एक मंदबुद्धि है। सहानुभूति से तात्पर्य है कि उसकी संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाए। अब हमारा दूसरा अगर हम देखें तो अस्वस्थता, अस्वस्थता ये हमारा निदान हो गया। यानी कि जब हमने जांच की तो हमें पाया कि बालक बीमार है। बीमारी का कोई कारण हो सकता है, जैसे हमारा सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि। अब हम क्या करेंगे उपचार के रूप में, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होगा, हम अभिभावकों को बोलेंगे, यानी कि अभिभावकों को सूचित करेंगे कि आपके जो बालक हैं उसके पेट संबंधित कोई रोग है या जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, उसको अभिभावकों को हम बताएंगे और अभिभावकों से उसकी सलाह लेके डॉक्टर से उसका इलाज कराएंगे। दूसरी बात हमें ध्यान रखने की योग्य बात है कि हम उसका बालक का उपहास न तो होने दें और न ही स्वयं करें। और तीसरा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक बालक को किस प्रकार की समस्या हो सकती है। तीसरी समस्या इस प्रकार होगी कि हो सकता है उसका कोई शारीरिक दोष हो। शारीरिक दोष में हो सकता है कि बालक ऊंचा सुनता हो। यानी कि जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि बालक को कम सुनाई देता है, यानी कि ऊंचा सुनना। कुछ भी दोष हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, यानी कि दृष्टि कम हो, या हो सकता है हकलाता हो बालक, या तुतलाता हो इत्यादि। उसको बीमारियां या शारीरिक दोष हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस बारे में अभिभावकों से मिलके उनकी जानकारी ग्रहण करेंगे कि यह समस्या किस प्रकार से बालक में है
और बालक इस समस्या से कब से ग्रसित है। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखने की है कि हम उसका उपहास न तो स्वयं करें, न होने दें, अन्य बालकों को भी उसके शारीरिक दोष की हम चर्चा करें और बताएं कि ये एक समस्या है जो किसी में भी हो सकती है। इससे बालकों में जानकारी होगी और बालक उसका उपहास न उड़ाएंगे। अगर बालकों को कम दिख रहा है, बालक को अगर कम दिख रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम कक्षा में आगे बिठाएंगे। हमारा अगला जो निदान होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। स्वभावगत दोष। हो सकता है किसी बालक को ज़्यादा गुस्सा आता हो, यानी कि कोई हो सकता है कि वह बालक क्रोधी हो। हमने निदान किया किसी बालक का, उसमें वह चंचल, क्रोधी, सुस्त आदि प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, तो हम उसको किस प्रकार रखेंगे। सबसे पहले इस तरह के बालकों को हम अकेले में समझाएंगे, अकेले में समझाना। दूसरा, हमें जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे वह होनी चाहिए रोचक एवं मनोरंजन। शिक्षण विधियां का प्रयोग। और दूसरा जो हम शिक्षण का सूत्र काम में लेंगे वह होगा हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। इससे बालक में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होगी और बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा और उसका ध्यान क्रोध, चंचलता या सुस्त बने से हटके अपने विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो सकेगा। दूसरा है हमारा त्रुटिपूर्ण अध्ययन। अगर कोई बालक त्रुटिपूर्ण अध्ययन कर रहा है, यानी कि इसका कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कारण होगा या तो अध्यापक विषय में नीरस होगा, इससे बालक भी नीरस है। अध्यापक का क्रोधित होना, अध्यापक को क्रोधग्रस्त आता हो या अध्यापक गलत पढ़ाता हो, इस कारण से त्रुटि हो सकती है। अध्यापक द्वारा शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग न करना, यानी कि हम देखें तो शिक्षण विधि का अनुचित प्रयोग। अध्यापक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग न करना या उचित न करना, यानी कि जो हमारी सहायक सामग्रियां हैं उनका या तो प्रयोग न करना या उचित प्रकार न करना, ये हुआ है हमारे अध्यापक संबंधित त्रुटियाँ। ये है सिर्फ त्रुटियाँ। अगर अब हम इनका इलाज करेंगे, यानी कि हम उनको उपचार किस प्रकार दिया जाएगा, यानी कि पहले कहेंगे हम अध्यापक से, क्योंकि सब त्रुटियाँ हमें दिखी अध्यापक की, तो हम अध्यापक से बात करेंगे कि अध्यापक को कहेंगे कि अध्यापक को सबसे पहले तो स्वाध्याय करके आना चाहिए, यानी कि अध्यापक को कहें कि छात्रों को पढ़ाने से पहले अध्यापक स्वयं स्वाध्ययन करके आए। दूसरा, अध्यापक को कहेंगे कि सरल व रोचक विधियों का प्रयोग करें। और वही हमारा जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है हमारा उसका प्रयोग करें। इस प्रकार हम हमारे अगले उस पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला निदान हमें प्राप्त हुआ जांच करने पर, वह है दूषित वातावरण। कई बार बालक का दूषित वातावरण बालक की शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है और बालक इससे शिक्षण से कई बार वंचित होने का यह मुख्य कारण भी पाया गया है। दूषित वातावरण हो सकता है किस का, या तो विद्यालय का दूषित प्रभाव, या घर का, या फिर समाज का। देखिए, एक महोदय हुए हैं बर्ट महोदय के अनुसार बर्ट ने कहा है कि 8% जो छात्र हैं वह विद्यालय के दूषित प्रभाव से प्रभावित हैं, यानी कि 8% छात्र विद्यालय के दूषित वातावरण से पिछड़ गए हैं, जबकि 12% छात्र घर के दूषित वातावरण की वजह से पिछड़े हैं। तो इनका जो उपचारात्मक शिक्षण होगा
ये इसी प्रकार होगा कि या तो घर हम जाने कि दूषित वातावरण उन्हें कहाँ से मिल रहा है, उसके बाद हम अगर घर में है तो घर वालों से बात करेंगे, और अगर विद्यालय है तो विद्यालय का उचित वातावरण का हम ध्यान रखेंगे तथा बालक को हम सजग व सहज रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा जो अगला है वह है हीन भावना। हीन भावना, माता पिता का स्नेह न मिलना, गरीबी या शिक्षक का कठोर व्यवहार या बुरी संगत, सबसे पहले इसके कारण है ये। हो सकता है बालक में हीन भावना किस प्रकार आएगी? माता पिता का स्नेह न मिलना या कम मिलना, गरीबी, तीसरा है शिक्षक का कठोर व्यवहार, चौथा है बुरी संगत, और अगला है हमारा कुरूपता। कई बार कोई बालक हो सकता है कुरूपता से ग्रसित हो। कुरूपता होना एक अभिशाप नहीं बल्कि भगवान द्वारा निर्मित एक संयोग मात्र विकृति होती है, जिसकी वजह से अन्य बालक उसका उपहास करते हैं, जिससे बालक में हीन भावना ग्रसित हो जाती है। अब इनका हम उपचार किस प्रकार करेंगे? बालक को प्रोत्साहित करेंगे कि इन सब बातों पे ध्यान न दें। जैसे कि मान लो वो कुरूप है, अगर उसको ऐसा महसूस होता है तो कभी भी उसको ऐसा महसूस न होने दें। उसकी बुराइयां यानी कि उसकी एक कमी को हम अन्य जगह डेवलप कर सकते हैं, एक माइनस को हम दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि माना कि बालक सुंदर नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि तुम पढ़ने में अधिक विद्वान बन सकते हो, तुम पढ़ लिख के नाम रोशन कर सकते हो। हम उसको अच्छे अच्छे उदाहरण दे सकते हैं तथा शिक्षक के स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाएं। यानी कि शिक्षक का सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक है। शिक्षक इनमें से किसी प्रकार की और किसी भी व्यवहार की ओर ध्यान न दें। अब हमारा जो अगला है वह है दूर अभ्यास। दूर अभ्यास का मतलब है बुरा अभ्यास यानी कि गलत अभ्यास। अगर हम इसका संधिच्छेद करके देखें तो वह इस प्रकार होता है, दूर प्लस अभ्यास यानी कि बेवजह गागा कर पढ़ना। जैसे कि कई बालकों की ऐसी आदत होती है कि वह बेवजह ही गागा के पढ़ते हैं और हर बात पे नाचना, उछलना, असावधानी पूर्वक कार्य करना या अनावश्यक प्रश्न पूछना। ऐसे विद्यार्थी से अकेले में बात करके उन्हें समझाया जाएगा। अब हमने देखा कि हमने जो हमारा था उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहले तो उपचारात्मक शिक्षण है क्या, उसके बाद हमने इसके प्रकार जाना, सामूहिक और व्यक्तिगत। उसके बाद हमने इसके उद्देश्यों का जाना। उसके बाद हमने उपचारात्मक स्तर की जो मुख्य 5 तरह की स्तर है उनको जाना। उपचारात्मक शिक्षण के लाभों को जाना, इसके क्या लाभ है। विधात्मक परीक्षण की हमने विधियों को जाना, निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख विधि एवं परीक्षा या परीक्षण विधि। उसके बाद हमने विभिन्न निदानों को मद्देनजर रखा, जैसे कि मंदबुद्धि, हीन भावना, अस्वस्थता, शारीरिक दोष इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए हमने उनके उपचार किए। इस प्रकार हमारी जो शिक्षण विधियों हैं उनके समस्त टॉपिक आज समाप्त हो गए हों। आपको हमारे कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।